begin. तेज तूफानी बारिश जहाज पे टकरा रही थी। रात का अंधेरा था। इस माहौल की वजह से जहाज के अंदर का माहौल भी काफ़ी अजीब था। मुसाफिर घबराए हुए थे। तमाम मुसाफिर एल्बनी की वहशत ज़दा सर्दियों से परेशान मायामी जाने के लिए जहाज़ की परवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन हालात हाज़रा देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी फ़्लाइट अगले चंद घंटों तक टेक ऑफ हो सकती है। जहाज़ पे मौजूद एयर होस्टेस ने तीसरी बार पैसेंजर्स को काउंट किया, लेकिन इस बार भी वो सही नंबर्स काउंट नहीं कर सकी। आखिरकार उसको अंदाज़ा हो गया कि उसकी गिनती में गलती क्यों हो रही है। उसने कैबिन की फ्रंट रो में एक शख्स की जानिब अपने कदम बढ़ाए जो कि अकेला बैठा हुआ था। करीब पहुंचकर उसने देखा कि वो शख्स उसी ईस्टर्न एयरलाइन की यूनिफॉर्म पहनकर बैठा हुआ था जिस पे वो लोग सवार थे और जिस एयरलाइन की वो खुद भी एम्प्लॉय थी। ये देखकर उसको लगा कि शायद ये पायलट ने किसी एम्प्लॉय को फेवर के तौर पे सीट अलॉट कर दी होगी, जो कि कॉमन होता है। जब एयर होस्टेस ने उस शख्स से पूछा कि आप कौन हैं, तो उस शख्स ने एयर होस्टेस को इग्नोर कर दिया और बिल्कुल सीधा सामने देखने लगा। कुछ देर तक कोशिशें करने के बाद जब एयर होस्टेस ने ये देखा कि बाकी के पैसेंजर्स अब घबरा रहे हैं, तो उसने अपने सुपरवाइज़र को बुलाना मुनासिब समझा। सुपरवाइज़र ने भी आकर हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन उस शख्स ने उन सबको कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें इग्नोर करता हुआ बिल्कुल एक ही जगह सामने देखता रहा। सुपरवाइज़र ने डिसाइड किया कि वो ये मामला फ़्लाइट क्रू तक लेकर जाएगा। वो कॉकपिट में गया और वहाँ से पायलट को अपने साथ लेकर आया। वहाँ पहुंचकर जब कैप्टन की नज़र उस शख्स पे पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद कॉफ़ी का मग भी गिर गया। वो शख्स ठीक 1 साल पहले इसी एयरलाइन के हादसे में और भी कई लोगों के साथ अपनी जान गंवा बैठा था और वो फ़्लाइट भी मायामी ही जा रही थी। और सबसे परेशानी वाली बात ये थी कि ये शख्स इस जहाज़ में इसलिए नज़र आया क्योंकि ये जहाज़ भी उसी मॉडल का था जो जहाज़ क्रैश हुआ था। 29 दिसंबर 1972 तकरीबन रात के 11:30 बजे रॉबर्ट और रे अपनी एयरबोट पे फ्लोरिडा एवरग्लेड्स के करीब सुकून से बैठे हुए थे। वो दोनों दोस्त वहाँ रोज़ाना रात में आते थे ताकि आराम से बैठ सकें, शोर व गुल से दूर रात के अंधेरे में चमचमाते सितारों को देख सकें और पुरसुकून हवाओं का मज़ा ले सकें। लेकिन 29 दिसंबर की रात जब वो उस जगह पे सुकून के लिए पहुँचे तो उनका जो बचा कुचा सुकून भी था वो भी अब चंद लम्हों में ख़त्म होने वाला था। एक ज़ोरदार धमाके के साथ उन्होंने देखा कि आसमान से एक जहाज़ बहुत तेज़ी से नीचे ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो जहाज़ पायलट के कंट्रोल में नहीं है। कुछ लम्हों बाद ही वो जहाज़ नीचे मौजूद दलदल में आ गिरा और बुरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन उसमें आग नहीं लगी और ना ही कोई बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि आसपास की कीचड़ और दलदल में उस जहाज़ का बकिया फ्यूल और केमिकल्स बह गए थे। रॉबर्ट और रे अपनी बोट में तेज़ी से चाय हादसा की तरफ बढ़े और सर्वाइवर्स को अपनी बोट में बिठाकर पक्की ज़मीन की तरफ लाने लगे। ज़िंदा बचने वालों को जो चोटें लगी थीं वो बहुत खौफनाक थीं, लेकिन रॉबर्ट और रे की मदद
اور دلدل کی وجہ سے وہ چوٹیں اس طرح سے سیل ہو گئی تھیں کہ ان لوگوں کی جان بچ گئی۔ اس حادثے کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ وجہ پتہ لگنے میں کچھ ٹائم لگا۔ جو کچھ کرو ممبرز زندہ بچ گئے تھے ان سے پوچھ گچھ ہوئی اور بلیک باکس کی ریکارڈنگ سے جہاز کے آخری لمحات کا خوفناک اور دل دکھا دینے والا منظر سامنے آیا۔ اس حادثے سے قبل یہ جہاز فلائٹ 401 6 ماہ سے ایسٹرن ایئر لائنز کے پاس آپریشنل تھا اور بغیر کسی ٹیکنیکل ایشو کے نیو یارک اور مایامی کے درمیان فریکوینٹلی ٹریول کرتا تھا۔ فلائٹ 401 پہ جو کرو موجود تھا وہ ایکسپیرینس تھا اور ایک اضافی ٹیکنیکل آفیسر بھی جہاز پہ موجود تھا۔ جس وقت جہاز لینڈ کرنے کی تیاری کر رہا تھا اس وقت فرسٹ آفیسر نے کیپٹن کو رپورٹ کیا کہ وہ گرین لائٹ جو کہ اس بات کا سگنل ہوتی ہے کہ لینڈنگ گیئر کھل چکا ہے وہ نہیں جل رہی۔ ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ صرف گرین لائٹ کی خرابی تھی اور کچھ نہیں۔ اس فلائٹ کا کیپٹن جس کا نام تھا باب لافٹ اور انجینئر ڈان ریپو ایویونکس بے میں جاتے ہیں۔ کیپٹن نے ایویونکس بے میں جاتے ہوئے فرسٹ آفیسر کو کمانڈ دیا کہ وہ جہاز کو ہولڈنگ پیٹرن میں ڈالے اور آٹو پائلٹ آن کر دے، لیکن کیپٹن نے جلد بازی میں کنٹرولز پہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے جہاز کو سلو ڈسینٹ یعنی آہستہ آہستہ نیچے اترنے کی پوزیشن میں ڈال دیا تھا، اور آٹو پائلٹ آن ہونے کی وجہ سے وہ کمانڈ جہاز اپنے آپ مینٹین کر رہا تھا۔ جب کیپٹن اور انجینئر نے فرسٹ آفیسر کو بتایا کہ لینڈنگ گیئر کھل چکا ہے تو فرسٹ آفیسر نے جہاز کو آٹو پائلٹ سے نہیں ہٹایا، یہ سوچ کر کہ جہاز ایک اسٹیڈی الٹیٹیوڈ پہ پرواز کر رہا ہے۔ وہ الارم جو کہ وارن کرتا ہے فلائٹ کرو کو کہ جہاز 2000 فیٹ سے نیچے کی سطح پہ آ چکا ہے، اس کو سننے کے لیے انجینئر اپنی سیٹ پہ موجود نہیں تھا۔ نیچے موجود دلدل میں کوئی بھی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جب تک فرسٹ آفیسر کو پتہ چلا کہ وہ لوگ زمین کے کتنے قریب آ چکے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز جیسے ہی نیچے ٹکرایا تو سب سے پہلے فرسٹ آفیسر کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد کیپٹن ایویونکس بے میں ہی تباہی کی وجہ سے چل بسا اور انجینئر کچھ گھنٹوں بعد ہاسپٹل کے بیڈ پہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ صرف وہ اضافی ٹیکنیکل آفیسر، 10 میں سے 8 ایئر ہوسٹسز اور 163 میں سے 67 پیسنجرز کی جان بچ سکی۔ جہاز میں دھماکہ نہ ہونے کی وجہ سے اونرز نے ورکنگ پارٹس کو سیلویج کیا اور انہیں دوسرے جہازوں میں فٹ کر دیا۔ فلائٹ 401 کے سیلویج پارٹس جن جہازوں میں لگائے گئے تھے ان میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں۔ 1973 کی گرمیوں کے دن تھے۔ ایک دن ایسٹرن ایئر لائنز کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کو نیو یارک سے فلوریڈا جانا تھا جہاں پہ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہی کمپنی کے جہاز میں لگژری ٹریول کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اپنی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایسٹرن ایئر لائنز کی یونیفارم میں ایک پائلٹ آ کر ان سے اجازت لے کر ان کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ جہاز میں مزید پیسنجرز آ کر بیٹھتے رہے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وہ پائلٹ کمپنی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ جب وائس پریزیڈنٹ نے اس پائلٹ سے اس کا نام پوچھا تو اس نے ایک ریفرنس کے طور پہ 1 سال قبل پیش آنے والے حادثے کا ذکر کیا۔ یہ سن کر وائس پریزیڈنٹ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو فلائٹ 401 کا کیپٹن ہے جس کا نام باب لافٹ تھا۔
जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को अंदाज़ा हुआ कि ये बॉब लॉफ्ट है तो वो उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। ये देखकर वाइस प्रेसिडेंट अपनी सीट से उठकर बाहर की तरफ भागा और उसने रिक्वेस्ट की कि उसे जहाज़ से उतरने दिया जाए। ये सब देखकर बाकी पैसेंजर्स और क्रू भी थोड़ा घबरा गए। इसी दौरान एक खातून पैसेंजर ने भी यही बताया कि उन्होंने यहाँ भूत देखा है। सेम वही हुलिया जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ पैसेंजर का था। उस खातून ने उस शख्स की शनाख्त बॉब लॉफ्ट के नाम से की जब उस खातून को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ कैप्टन्स की तस्वीरें दिखाई गईं। इसके बाद और मज़ीद अजीब से वाक़यात पेश आना शुरू हो गए। अटलांटा और मायामी के दरमियान उड़ान भरने वाली परवाज़ में मौजूद कैबिन क्रू ने शिकायत की कि उन्हें कॉकपिट के अंदर से नॉकिंग की आवाज़ आ रही है। इंजीनियर ने जांच करने के बाद ये बताया कि जहाज़ के हेल होल, जो कि एक छोटा सा मेंटेनेंस एरिया फ़्लाइट क्रू के पैरों के नीचे होता है, ये आवाज़ उसमें से आ रही है। कैप्टन से इजाज़त लेकर इंजीनियर ने उस एरिया का हैच यानी कवर खोला तो वो फ़ौरन से डर के मारे पीछे हटा। उसने बताया कि जैसे ही उसने अंधेरे में टॉर्च मारी तो उसको फ़्लाइट 401 के इंजीनियर डॉन रीपो की शक्ल नज़र आई, जो कि उसको देख रहा था। एक बार एक इंजीनियर हैंगर में एक जहाज़ के कुछ टेक्निकल काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक और इंजीनियर उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसने काम रोककर उससे कुछ देर बातें की तो वो बताता है कि वो शख्स अचानक से मुझे घूरने लगा और फिर मुझे कहता है कि मैं और मेरे कॉलीग्स ईस्टर्न एयरलाइंस की किसी भी फ़्लाइट को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये कहकर वो शख्स गायब हो गया। पूछगछ करने पे पता चला कि वो शख्स डॉन रीपो ही था। इसके बाद कंपनी ऑफिशियल का इन कहानियों को फैलने से रोकना बहुत मुश्किल हो गया। साथ ही उन्हें ये डर भी था कि कभी भी कहीं भी वो क्रू मेंबर्स जो फ़्लाइट 401 में मर चुके थे उनसे मुलाकात के लिए आ सकते हैं। आखिरकार एक ऐसा वाक़या फ़्लाइट 903 में एक साल बाद पेश आया जिसकी वजह से कंपनी के डायरेक्टर्स को एक्शन लेना पड़ा। फ़्लाइट 903 न्यूयॉर्क और न्यू मैक्सिको के रूट पे सफ़र कर रही थी। एक एयर होस्टेस जिसका नाम फे मैरी वेदर था, वो पैसेंजर्स को सर्व कर रही थी जब उसने देखा कि डॉन रीपो उसको जहाज़ की एक विंडो से झांक रहा है। उसने अपने ऊपर काबू रखा और अपनी आंखों को कई बार साफ भी किया कि शायद ये उसका वहम हो और वो चेहरा जो विंडो के बाहर से उसे झांक रहा है गायब हो जाए। लेकिन जब उसने अपने फेलो कैबिन क्रू को बुलाया तो तब तक डॉन रीपो वहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन उसके गायब होने से थोड़ा पहले एक दूसरी एयर होस्टेस की नज़र डॉन रीपो पे पड़ी और वो उसे फ़ौरन पहचान गई क्योंकि उसने पहले भी डॉन रीपो के साथ ट्रैवल किया था। मैरी वेदर ख़ुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए जाकर बैठ गई, लेकिन अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि उसे वार्न कर रही थी कि जहाज़ पे आग लगने वाली है और वो उसे रोके। उसने जाकर कैप्टन को ये सब बताया तो उसने कहा कि उनके सेंसर्स और अलार्म्स में ऐसी कोई वार्निंग नहीं आ रही, लेकिन न्यू मैक्सिको से न्यूयॉर्क वापसी पे उस जहाज़ के इंजन में से धुआं निकलना शुरू हुआ और जहाज़ के विंग पे खौफनाक आग लग गई। लेकिन क्योंकि मैरी वेदर को जो वार्निंग उस आवाज़ ने दी थी, फ़्लाइट क्रू उसकी वजह से थोड़ा विजिलेंट था और उन्होंने आग पे काबू पाकर जहाज़ को सही सलामत लैंड कर लिया। लैंड होने के बाद उन्होंने डायरेक्टर्स को कहा
کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ ان کے جہاز میں فلائٹ 401 کے سیلویج ہوئے ہوئے پارٹس لگائے گئے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو ان پارٹس کو نکالا جائے اور جلا دیا جائے تاکہ وہ پارٹس دوبارہ کسی بھی جہاز میں نہ لگائے جا سکیں۔ ایسا ہی کیا گیا، اور اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی واقعہ دوبارہ ایسٹرن ایئر لائنز کے جہازوں میں پیش نہیں آیا۔ باب لافٹ اور ڈان ریپو اب ایسٹرن ایئر لائن سے رخصت لے چکے تھے، اور ڈان ریپو کا کیا ہوا وعدہ کہ دوبارہ کوئی بھی ایسٹرن ایئر لائنز کی پرواز حادثے کا شکار نہیں ہوگی پورا ہوا، جب تک کہ 1991 میں ایسٹرن ایئر لائنز ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو گئی۔